नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों का करेंगे दौरा। विदेश सचिव जल्द आयोजित करेंगे ब्रीफिंग सत्र। सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए गुजरात के साणंद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। अमित शाह के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। देशभक्ति के गीतों से गूंज उठी फिजा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेती में चमत्कार के लिए सभी संस्थाओं से मिलकर काम करने पर दिया जोर। शिवराज सिंह चौहान ने संविधान में संशोधन करके देश में की एक साथ चुनाव की वकालत। हैदराबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 17 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। और अमेरिका में केंटकी, मिसौरी और कई अन्य राज्यों में शक्तिशाली तूफान का कहर, 25 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधि मंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद भवन में प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल को पहले चरण में 20 मई को विक्रम मिस्री ब्रीफ करेंगे, जबकि सुप्रिया सूले, जयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडलों को विदेश सचिव 23 मई को दूसरे ब्रीफिंग सत्र में ब्रीफ करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करेगा। इन प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा 23 से 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। बता दें कि भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्री कृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। जबकि संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन बिट्रास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगोर, सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलुवालिया और सुजान चिनॉय शामिल हैं। जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में दग्गुबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में शांभवी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश, बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं।
जबकि कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चोटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बने रहे या और ज्यादा बिगड़े तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आईएमएफ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। आईएमएफ की यह रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने आईएमएफ से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए न हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। भारत ने बांग्लादेश से लैंड पोर्ट के माध्यम से उत्तर पूर्व में होने वाले निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में समानता बहाल करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। अभी तक भारत ने बांग्लादेश से होने वाले सभी निर्यात को बिना रोक टोक अनुमति दी थी, जबकि बांग्लादेश ने भारतीय माल के लिए अपने ट्रांजिट और बाजार पहुंच पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। विदेश मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता अब परस्परता के सिद्धांत पर आधारित होगा। भारत ने रेडीमेड गारमेंट्स के आयात को केवल 2 बंदरगाहों कोलकाता और न्हावा, शिवा, मुंबई तक सीमित किया है। यह कदम बांग्लादेश द्वारा भारतीय धागा और चावल पर लगाए गए प्रतिबंध और भारतीय सामान पर की जा रही कठोर जांच के जवाब में उठाए गए हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वो द्विपक्षीय व्यापार चुन चुनकर केवल अपने लाभ के लिए नहीं कर सकता, ना ही भारत का उत्तर पूर्व बांग्लादेश का निर्यात बाजार है। यदि वह बाजार और ट्रांजिट सुविधा नहीं देगा तो बदले में उसे भी वैसी ही स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। असम सरकार और प्रमुख निवेशकों के बीच गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में समझौता ज्ञापन आदान प्रदान समारोह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम हाल ही में संपन्न एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देना है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि सम्मेलन में 5.15 लाख करोड़ रुपए के आशय ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों को आज व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट सबमिट किए थे 5,15,000 करोड़ रुपए के इंटेंट मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट हम लोग साइन किए थे। आज 5,15,000 करोड़ का अंदर से ही 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पक्का हो गया है। कोई काम शुरू भी हो गया है। आज इकट्ठा हम लोग मिले, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किए और साथ साथ में हम उनको काम के लिए भी आगे जाने के लिए इंस्पायर किया। सितंबर अक्टूबर में मेरा लगता है कि और 30-40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैच्योर्ड हो जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी। MDH जहाँ सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहेंगे, ना हो भय ना उत्पीड़न सही। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है,
रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाएं न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन, नालसा आपके साथ है। पॉश का कानूनी हक आपका साथ देता है। कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक वर्कप्लेसेस सेफर टुगेदर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश में लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग काफी समय से चल रही है। एक साथ चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अब एक साथ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव देश की प्रगति में सहायक होंगे और इससे लगातार विकास के कार्यों को चलाया जा सकेगा। समय आ गया एक साथ चुनाव का। संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। वो कहते हैं राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर हम सोचें तो बार बार चुनाव होने से तो बीजेपी को फायदा है। कहते हैं सब राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा बार बार चुनाव का, संविधान में संशोधन हो और एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार हो, ताकि 4.5 साल सभी राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासन जनता की सेवा कर सके। हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पल्च और मोदी पल्च में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 14 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और आइए बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित साणंद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विराटनगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह पहल राष्ट्रव्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के वाशिम शहर में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरे देश में गर्व का माहौल है। तिरंगा रैली सैनिकों के साहस बलिदान में महज एक जुलूस नहीं, बल्कि सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और देशभक्ति की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी करनी में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के जवान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए नागरिक उत्साह से भरे हुए थे। इस यात्रा के माध्यम से भारतीय सैनिकों को हजारों लोगों ने सामूहिक सलामी दी। पूरा क्षेत्र तिरंगे से सजा हुआ दिखा, साथ ही हर कोई राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए था और तिरंगा टोपी पहने हुए था। वहीं भारतीय सेना के सम्मान में रविवार को महाराष्ट्र के पनवेल शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोग भारत की सीमाओं पर सैनिकों के शौर्य, बलिदान और बहादुरी के प्रति सम्मान में तिरंगा रैली में शामिल हुए। रैली में पूर्व सैनिकों सहित सैकड़ों युवाओं और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर पनवेल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सुगम यातायात की उचित व्यवस्था की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में महाराष्ट्र के चैंबूर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिवसेना की ओर से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस यात्रा की शुरुआत चैंबूर के स्थानीय विधायक तुकाराम काटे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। ये तिरंगा रैली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में समाप्त हुई। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद देश की सेना और शहीद सैनिकों के सम्मान में स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और महिलाएं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर समूचा डोंबिवली भारत माता के जय के नारे से गूंज उठा। तो आप देख रहे थे तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का 78वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इसमें देश विदेश के सिनेमा जगत से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। यहां भारतीय और खासकर मराठी फिल्मों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गजेंद्र अहिरे की 2 फिल्मों की कान महोत्सव में स्क्रीनिंग की गई। डीडी न्यूज से खास बातचीत में अपनी फिल्म स्नो फ्लावर को लेकर गजेंद्र अहिरे ने बताया कि उन्हें सभी से सहयोग मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वेव से भी उन्हें बहुत मदद मिली। सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा किसी भी सीमा में नहीं बनती और गजेंद्र अहिरे जैसे फिल्मकार इस लाइन को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। मेरे साथ है गजेंद्र जी और अपनी 2 फिल्मों के साथ इस वक्त आप कान में मौजूद हैं। उनके बारे में बताइए और कान में जिस तरह का आपका अनुभव है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2 फिल्में इस बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में है। स्नो फ्लावर जिसका पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, जिसको मैंने साइबेरिया में शूट किया था, और दूसरी मेरी फिल्म है पारो, जो बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है और जो बहुत एक अच्छे मुद्दे को उठाती है। तो ये 2 फिल्में, दोनों फिल्मों का स्क्रीनिंग हो चुका है और बहुत ही जो रिस्पांस मिला है उससे पता चला कि जो मेहनत की थी, जो काम किया था, लोगों तक पहुंच रहे हैं और जैसा चाहता था वैसा पहुंच रहा है। काफी मुश्किल हमने जिस तरह से देखा स्नो फ्लावर में, रिश्तों की कहानी कहती है, 2 जनरेशंस की कहानी कहते हैं। कैसा लगता है कि यहाँ पर आकर, इस विदेशी जमीन पर आकर भारतीय कहानियां, भारतीय मूल्य अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं और लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय कहानियां जरूर कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि लोकल टू ग्लोबल, मेरी कहानी बहुत लोकल है, बहुत लोकल जगह पे वो उसका प्रीमाइस है, लेकिन उसका जो ऑरा है, जो उसका कहना है और जो उसकी तदबीर है, वो टोटली ग्लोबल है और सारी दुनिया को, यूनिवर्सल जिस फिल्म जिसको कहते हैं हम, कि दुनिया के किसी ने भी देखा तो उसे लगे कि ये मेरी अपनी फिल्म है। काफी कोशिश है सरकार की ओर से कि जो को प्रोडक्शंस को बढ़ावा दिया जाए, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक बूस्ट देने का प्रयास है। अभी हाल ही में वेव्स समिट में भी हमने देखा उसकी झलक। किस तरह से इसको देखते हैं आप?
डेफिनेटली ये बहुत प्रोग्रेसिव कदम रहा है। हमको बहुत फायदा रहा, मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जब भी इस काम को किया। इवन अब मैंने जब साइबेरिया में फिल्म की तो मुझे वहाँ कांतिमान से, साइबेरिया के गवर्नर, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट रहा। तो दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ करने जा रहे तो हर जगह से उसके लिए हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ कान के प्लेटफॉर्म पे खड़े तो यहाँ पर भी जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, इंटरनेशनल सिनेमा और उसके फंडिंग, उसकी बाइंग, उसकी सेलिंग, उसका प्रदर्शन, इन सारी चीज़ों के को लेके लोग जिस तरीके से कोऑपरेटिव है, तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब सिनेमा को आगे ले जाएगी ये बात। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गजेंद्र अहिरे, जो अपनी 2 बहुत ही खूबसूरत और दमदार कहानियों के साथ यहाँ पर कान के 78वें एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यकीनन आज भारतीय कहानियां सभी के दिल छू रही हैं और यही वजह है कि पूरे विश्व में आज भारतीय सिनेमा का डंका बज रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है। आपको बता दें कि नेपाल से ये लश्कर का नेटवर्क चलाता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लश्कर का आतंकवादी सैफुल्लाह मारा गया है। आपको बता दें आरएसएस, सीआरपीएफ, आईआईएससी हमलों में ये शामिल था। बताया जा रहा है कि ये नेपाल से लश्कर का नेटवर्क चलाता था और सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे मार गिराया है। अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास मारा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लश्कर का नेटवर्क चलाने वाला आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास, इसे मार दिया गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह के भी मारे जाने की खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। अखिलेश, लश्कर का नेटवर्क चलाता था सैफुल्लाह और अब इसके मारे जाने की खबर है। लश्कर का एक खुखार आतंकवादी मारा गया है। उसे जाना जाता था रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास उसे मारा गया। अज्ञात हमलावर थे, उसे गोलियों से भून डाला। वो नेपाल से लश्कर के मॉड्यूल को चलाता था और भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, आर्थिक मदद, ये सब काम करता था। उस पे आरोप था नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर 2006 में आतंकी हमलों में, और सीआरपीएफ कैंप रामपुर स्थित में उस पे हमले पर उसका आरोप था जी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हमले पे उसके आरोप थे। और इसीलिए पता नहीं सिंध प्रांत में उसकी मौत हुई है, उसे मारा गया है। खूंखार आतंकवादियों की अंत में स्थिति यही होती है कि उनको कोई न कोई मार देता है। तो यह स्थिति ऐसे इसके पहले कई खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं जो पाकिस्तान में थे और भारत विरोधी कार्यों में संलग्न थे। इस तरह के कई आतंकवादी मारे गए हैं और उसमें अब एक इसका भी नाम आया है, रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह का जी। लेकिन अखिलेश, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बताया जा रहा है कि नेपाल से जो है लश्कर का नेटवर्क चलाता था। मतलब पाकिस्तान के आतंक का जो जाल है वो भारत के पड़ोसी देशों तक भी फैला हुआ है। मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, नेपाल से नेटवर्क चलाता था। निश्चित तौर पर देखिए, नेपाल में कुछ आतंकवादी सक्रिय थे जी। कई बार नेपाल में आतंकवादियों को देखा गया है कि वहाँ की जो उदार व्यवस्था है, दूसरा जो भारत और नेपाल के बीच में कुछ जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस तरीके के जमीनी मार्ग से आप बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। इन सारी चीजों की का दुरुपयोग जो पाकिस्तान के आतंकवादी किया करते थे और इसमें सैफुल्लाह भी इसका दुरुपयोग कर रहा था। तो निश्चित तौर पे वो लश्कर के ऑपरेशन कमांडर आजम चीमा का करीबी सहयोगी माना जाता था। आजम चीमा को बाबा के नाम से भी जानते थे और नेपाल में रहकर ये सारे लोग जो आतंकवादियों का नेटवर्क चलाते थे। नेपाल में आपने सुना होगा कि कई बार नेपाल और भारत की सीमा के करीब कुछ ज्यादा ही बड़ी संख्या में मदरसों का भी निर्माण करवाया था, उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो निश्चित तौर पे अब नेपाल भी संभवतः पहले से ज्यादा सक्रिय हुआ है
और खास करके जो पहलगांव की घटना हुई है, पहलगांव की घटना के बाद ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहलगांव की घटना के बाद नेपाल और भारत के बीच में खुफिया जानकारियां, खुफिया सूचनाओं की अदला बदली भी काफी हुई है जी। और ऐसे में नेपाल में भी पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है और नेपाल के लोगों ने इस बात की काफी भर्त्सना की है कि पाकिस्तान के नेटवर्क से जुड़े हुए आतंकवादियों ने एक नेपाली नागरिक की भी हत्या की। 26 जो भारत में गांव में नागरिक मारे गए थे उसमें एक नेपाली नागरिक भी थे। तो निश्चित तौर पे यहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है जब आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं और आज भी ऐसा हुआ और इस बात की संभावना है कि आगे भी इस तरह के होंगे, क्योंकि आतंकवादियों के जो कई गिरोह सक्रिय होते हैं तो अपने आप में भी वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के हाथों मारे जाते हैं। कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो इन सारे गिरोह सारे सक्रिय होते हैं और ऐसे संवेदनशील समय में उन लोगों को भी एक दूसरे के खिलाफ बदला लेने में काफी मौका मिल जाता है जी। लेकिन अखिलेश, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि सिंध में अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को मार गिराया है। अब तक किसी ने भी इसका खुलासा नहीं किया कि इसमें शामिल कौन था। तो आखिर क्या समझा जाए, मतलब जो हालात हैं वो किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो खुफिया सूचनाएं मिली हैं उसी के आधार पे हमें ये पता चला कि उस आदमी का नाम क्या था, उस आदमी के संपर्क सूत्र कहाँ से जुड़े हुए थे, ये सारी बातें पता चली है। लेकिन खुफिया जो जानकारियां हैं वो इस बात का खुलासा अभी तक नहीं कर पा रही है या नहीं उन्होंने किया है। हो सकता है जानबूझ के भी वो नहीं कर रहे हो कि उसके मारे जाने के पीछे कारण क्या थे। लेकिन निश्चित तौर पे एक आतंकवादी का मारा जाना कह सकते हैं कि जो एक खुफिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया में अभी काम कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, उसके हाथों भी किसी ऐसे संगठन की तरफ से उस पे हमले किए जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी इस पर यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यह किसी ठीक बात है। या किसी ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होती इस तरह की कि किसने इसको मारा है, नहीं सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। इसे एक सामान्य आपराधिक घटना की तरह पेश कर दिया जाता है, जबकि सरकार को भी पता रहता है, पाकिस्तान के खुफिया विभाग को भी पता रहता है कि इस तरह के हमला कैसे हुआ है, किस तरीके से इस आतंकवादी को मारा गया है, इस आतंकवादी को मारने में किसका इंटरेस्ट हो सकता है, किसको ये हानि पहुंचा रहा था, ये सारी बातें उनको पता रहती है। लेकिन इस बात का खुलासा कभी नहीं होता। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की कई घटनाएं पिछले दिन हुई है पाकिस्तान में जिसमें कि खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, किसी ने कोई दावा पेश नहीं किया, नहीं वहां की सरकार ने कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस बयान जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की जो कोशिशें की हैं, उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए ये अच्छी खबर है। अब निश्चित तौर पे कहीं भी आतंकवादी का मारा जाना और खास करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी गिरोह, आतंकवादी संगठन पल पुस रहे हैं, उनका खात्मा निश्चित तौर पे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी सूचना है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादियों की तरफ से पूरी दुनिया का जो सभ्य समाज है वो आतंकित हो गया है और उसका सामान्य जीवन जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। आजकल आम नागरिक आप देखते हैं कि हवाई जहाज में जाने के लिए आपको 25 तरह के चेक कराने पड़ते हैं, ट्रेन में जाने के लिए 25 तरह के चेक कराने पड़ते हैं। ये सारे आतंकवादियों की सक्रियता की वजह से हुए हैं और इस तरह की सक्रियता से पूरी दुनिया आक्रांत हुई है, पूरी दुनिया परेशान हुई है। तो निश्चित तौर पर एक सूचना है जिससे सभी को राहत मिलेगी कि एक खूंखार आतंकवादी जो मल्टी कंट्री में, मल्टी स्टेट उसका ऑपरेशन होता था, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में और हो सकता है कि वो कुछ अन्य देशों में भी, क्योंकि इस तरह के आतंकवादियों को कोई सीमा नहीं होती। वो एक तरीके से मर्सिनरी के रूप में भी काम करते हैं, एक तरीके से मोटिवेटेड जो है रूप में भी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस सूचना से बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।